नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, इस समय बिहार को लेकर के बिहार में जिस तरीके से वोटर लिस्ट की समीक्षा करने की बात सामने आई और 1 महीने में नया वोटर लिस्ट तैयार कर देने का दावा चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बिहार के गांव-गांव में हल्ला मचा हुआ है कि जितने कागज चुनाव आयोग ने मांग लिए हैं, लोगों के पास आधार के अलावा कुछ है नहीं। वहां लोग परेशान हैं कि अब हम करें तो क्या करें। विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहा है, विरोध कर रहा है। इन सब के बावजूद भी कोई सुनवाई कहीं होती नहीं दिख रही है। इससे उलट अब तो विपक्ष को भी धमकाया जा रहा है। कहा यहां तक जा रहा है कि ये नया आयोग है। तो ये जो नए आयोग की परिभाषा है, जरा हम समझेंगे आपसे, चूंकि आपने एक लंबे समय तक चुनाव आयोग को कवर किया है, 20 साल आपने दिए हैं उसको। तो जरा हम समझेंगे कि इस पहले के चुनाव आयोग में और अब नए चुनाव आयोग की जो बात कह रहे हैं हमारे सीईसी ज्ञानेश जी, तो उसमें क्या नया हो गया है, क्या अंतर आ गया है। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने जब मिलने का समय मांगा और ये कहा गया कि केवल 2 नेता एक सियासी दल से मिलने आ सकते हैं, क्या पहले भी ऐसा होता रहा है या फिर ये सारी चीजें एक ऐसी कवायद के तौर पर देखी जाएं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर न केवल चुनाव को कैप्चर करने की बात हो, बल्कि चुनावी प्रक्रियाओं को ही पूरी तरीके से हैक कर लेने के साथ साथ पिछले सीसी साहब जो राजीव कुमार थे, उनको उनका चेहरा जो है चमकाया जाए, उनकी जो छवि है उसको चमकाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आज भी उनको गालियां दी जाती हैं उसमें कहीं बदलाव किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, लंबे समय तक चुनाव आयोग को कवर करने के बाद, उसकी इंट्रिकेसीज, उसकी फंक्शनिंग समझने के बाद, एक बात तो मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा आपको। ये जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त आए हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, ये थोड़ी सी जल्दबाजी में है और हड़बड़ी में, कि राजीव कुमार की विरासत से आगे कैसे बढ़ा जाए, उनसे भी ज्यादा ज्यादा स्वामी भक्त में कैसे बन सकूं। यानी कि मेरा नाम, मेरे काम, उसके ऊपर चाहे पूरा देश कराता रहे, दहाड़े मारता रहे, लेकिन मेरा नियोक्ता खुश रहना चाहिए, मेरे नियोक्ता की सत्ता बनी रहनी चाहिए। उसके लिए मुझे चाहे जन विश्वास का गला घोटना पड़े, चाहे मुझे नैतिकताओं को पीछे छोड़ना पड़े, चाहे मुझे स्थापित परंपराओं का दमन करना पड़े, मैं उस हर चीज के लिए तैयार हूं। तो ज्ञानेश कुमार जी का जो पूरा व्यवहार, जो उनकी बातचीत, मैंने कभी आज तक किसी चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की वो भाषा नहीं है कि नया नया चुनाव आयोग है। मोदी जी ने नया भारत बनाया था, आज पूरी दुनिया में डंका देख ही रहे हैं आप लगातार। तो ऐसा ही डंका ये चुनाव आयोग का भी बजवा के मानेंगे। मुझे इसमें पूरा संशय है फिलहाल के लिए कि ये उस रास्ते पे निकल पड़े हैं, और राजीव कुमार को भी भला ना कहलवा दें अगले कुछ महीनों में, तो इसके लिए तो मतलब बेसिकली दुआ ही कर सकते हैं आप। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को, कि अगर वो इतने जल्दी समय में इस सारे को समरी रिविजन ये करवा सके सारा 1 महीने के अंदर, और उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिलना चाहिए गवर्नेंस का। जो काम आज तक कोई मुख्य चुनाव आयुक्त, जो चुनाव आयुक्त जिसको सालों लगते थे, अगर वो करोड़ों वोटर्स का पुनरीक्षण 1 महीने में करा सकते हैं तो निश्चित तौर पर नोबेल पुरस्कार के हकदार होंगे। लेकिन मैं कुछ व्यवहारिक बातों के साथ इसको शुरू करूंगा राम प्रकाश जी। मेरा आपसे सवाल यह है कि आप गरीब गुरबे बिहार के जो बाढ़ प्रॉन एरिया है, उसके करोड़ों वोटर्स का आप 1 महीने के अंदर आप सारी डिटेल्स मांग रहे हैं, ऐसे सर्टिफिकेट जो वहां की बहुत बड़ी आबादी के पास तो आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि उनके पास होगा भी, प्लस बाढ़ पीड़ित, प्लस उनके अप्रवासी मजदूर जो बाहर रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या है। मेरा आपसे एक साधारण सवाल है कि मोदी जी की 11 साल में आपको डिग्री मिल गई क्या, खुद प्रधानमंत्री जी की? उनसे बड़ा तो सत्ता के आज की तारीख में कोई कुर्सी पे नहीं है। 11 साल में मोदी जी की डिग्री बाहर नहीं आ पाई, तो आम बिहारी बेचारा कहां से डिग्री लेकर के आएगा? उससे अपेक्षा करते हैं आप, क्योंकि आप उसका आधार कार्ड नहीं मानते, आप उसका वोटर आई कार्ड भी नहीं मानते, और आप उसका मनरेगा कार्ड भी नहीं मानते। आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। क्या मेरा और आपका जन्म प्रमाण पत्र है क्या? छोड़ दीजिए बिहार के लोगों का, हमारे टाइम में होता ही नहीं था वो। मोदी जी का जन्म प्रमाण पत्र मोदी जी ले आएंगे क्या? डिग्री भी नहीं, हो सकता है प्रमाण पत्र भी ना हो। जो नियम बिहार में लागू हो रहा है, अगर वो मोदी जी या मुझ पे और आपके ऊपर लागू हो जाए कि हम दोनों अपने बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के आए, तो क्या हम ले आएंगे? कहां से लेके आएंगे? कौन बनाएगा? हमारा हमारा तो गांव में जन्म हुआ था, नहीं है हमारे पास, आज तक भी नहीं। 10वीं की मार्कशीट हमारा बेसिस है। अब बिहार के अंदर कितने लोगों के पास 10वीं की मार्कशीट है वो भी देख लीजिए एक बार। तो कोई भी जब एक्साइज शुरू करते हैं ना राम प्रकाश जी, आप उसकी व्यवहारिकता देखी जाए। एक होता है कानूनी पक्ष, कानूनी पक्ष पे आप ठीक हो सकते हैं कि भाई स्वच्छ ये जो मतदाता सूचियां होनी चाहिए, इसमें किसी को क्या आपत्ति है। लेकिन
वो स्वच्छता के साथ साथ उसकी व्यवहारिकता कितनी है, यही काम आपने 1 साल पहले किया होता तो किसी को क्या आपत्ति होती। 2004 से लोक आम चुनाव हुआ था, उससे पहले यही एक्सरसाइज की गई थी आखिरी बार 2003 में, ठीक 1 साल पहले। तो वो सारी चीजें, आपको फीडबैक भी आ गया, सारी जो ग्रीवेंसेस थी वो भी दूर होगी और लोगों ने अपना जुटा भी लिया। 1 महीने की डेडलाइन में जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं वो कैसे कर पाएंगे, लाखों लोग छूट जाएंगे। और इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, और पूरे बीजेपी और ये जो ज्ञानेश कुमार हैं ये अपना सर पीट लेंगे। आपको ध्यान है पिछले कुछ दिन पहले असम में एनआरसी के नाम पर एक कवायद की गई थी, 20 लाख लोगों के नाम हट गए उसमें से। कोई दिक्कत नहीं थी, अगर वो मुसलमान होते तो कोई समस्या नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें 14 लाख हिंदू थे, गरीब थे। तो पूरी एनआरसी को खत्म कर दिया गया वापस। तो आप यही करना चाहते हैं क्या? आप चुनाव से पहले बिहार की पूरी प्रक्रिया को विवादास्पद क्यों बनाना चाह रहे हैं? जो वोट का अधिकार है राम प्रकाश जी आपका, वो संविधान ने आपको एक गारंटी के तौर पर दिया है। वो आपका विशेषाधिकार नहीं या किसी का एहसान नहीं, किसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता या मोदी की कोई खैरात नहीं आपके लिए। वो आपकी संवैधानिक गारंटी है। ये उसको विशेषाधिकार बढ़ाने पे क्यों तुले हुए हैं? ऐसा तो नहीं कि ये लोकतंत्र को डिमिनिश कर रहे हैं इसके सारे, कि आगे से वोट का अधिकार भी उसको होगा जिसको ये चाहेंगे। सोच के देखिएगा इसको। इन्होंने एक बर के छत्ते में हाथ डाल दिया है और इसमें से इनको निकलने में, जो इनकी असम में भदपिटी थी ना, कि करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, एनआरसी करा दिया और फिर उसको खत्म करते हुए दौड़ रहे थे। तो यहां पर वही स्थिति होगी, फिर क्या करेंगे आप? सफलता का चांस इसमें 0.01% भी नहीं है, नाकामी 100% गारंटी है। उसके बावजूद भी ये व्यक्ति जो नया नया सीसी बना, हालांकि राजीव कुमार के साथ काम किया है तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड तो सारे जान ही लिए होंगे, उनसे ज्यादा बेहतर। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, और ये व्यवहारिकता और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रहा हूं। 2004 में भारत के चुनाव आयोग ने एक फैसला किया था। भारत के चुनाव आयोग ने फैसला किया कि अब इस देश के अंदर डिजिटलाइजेशन हो गया है वोटर लिस्ट का, और लोगों के पास एपिक आ गए बड़ी संख्या में, वोटर आइडेंटिटी कार्ड। तो हर साल हमें ये व्यापक पुनरीक्षण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बार जो इस बार जो पर बिहार में करे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और 2004 के बाद हुआ भी नहीं होगा। तो उसमें क्या हुआ कि एनुअल रिवीजन करेंगे, जो नाम हटने हैं वो हट जाएंगे, जो कटने हैं वो कट जाएंगे, जो जुड़ने हैं वो जुड़ जाएंगे। तो जो एक्सटेंसिव पार्ट था कि हर एक राज्य के, हर एक जिले के, हर एक बूथ का ये होगा, उसको उन्होंने बंद करने का फैसला किया था। तो 2004 में कौन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? भारतीय जनता पार्टी के प्रिय थे कृष्णमूर्ति साहब। और कौन थे? बीवी टंडन थे। और कौन थे? गोपाला स्वामी थे। कितने सीजन्ड ब्यूरोक्रेट थे वो अपने जमाने के। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से तो कहीं ज्यादा सीनियर थे। जब उन्होंने डिजिटलाइजेशन और इस एपिक के बाद ये फैसला किया कि आगे से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इंटेंसिव समरी रिवीजन की, तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता को बिहार के चुनाव से 1 महीने पहले कहां से याद आया? क्या अपने आप आया या किसी ने याद दिलाया? उसके पीछे मंशा क्या है, उसके पीछे सोच क्या है, ये जानना बड़ा जरूरी है। आपको ध्यान होगा जब हम चुनाव आयोग कवर करते थे, इस देश के पहाड़ों में, मरुस्थलों में, सुदूर क्षेत्रों में आपने देखे होंगे वो फोटोग्राफ्स के वोटिंग पार्टियां जो थी बूथ पे के लिए अपना सामान लेकर के 2-2 दिन पहले निकलते थे, पहाड़ों में, जंगलों में, नालों में, ताकि इस देश के सुदूर एरिया का एक भी वोटर, 2-2 वोटर्स के लिए भी मैंने बूथ बने हुए देखे लद्दाख के अंदर। वो हमारे देश का संविधान वो कहता है कि ये आपका संवैधानिक गारंटी है वोट का अधिकार। तो उस आखिरी वोटर तक पहुंचने के लिए चुनाव आयोग ये कवायद करता था। आज ज्ञानेश कुमार गुप्ता क्या कर रहे हैं कि संविधान प्रदत्त अधिकार को एक विशेषाधिकार में बदल करके अपने नियोक्ता की मदद करने की मंशा रखते हैं। अगर ये है तो उनका ये व्यवहार ही अपने आप में अनबिकमिंग ऑफ ए सीसी है या नहीं है, आप बताइएगा। दूसरा, बेसिकली चुनाव आयोग का काम इंक्लूसिविटी होता है कि सबको शामिल कीजिए, ना कि लोगों को बाहर निकालने की मंशा। तो ये जो मंशा है ये अपने आप के अंदर बहुत संदिग्ध है पूरी की पूरी। और जो भाषावली है कि नया चुनाव आयोग है, और उसके बाद आपसे मिलने कौन जाएगा ये भी आप तय करेंगे। हु आर यू? आप कहिए कि जब उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगी, आप कहिए कि आप अपनी पार्टी से ऑथराइजेशन लेके आइए, वो आ जाएंगे। नहीं लाएंगे तो मत अलाउ कीजिए। 11 पार्टियों के 22 लीडर आपके पास आए, उनमें से भी आपने पूर्व को अंदर नहीं आने दिया। क्या मतलब है इसका? या जयराम रमेश जैसे लोग, पवन खेड़ा जैसे, जयराम रमेश आप ध्यान रखिएगा पूर्व मंत्री भी है, आज राज्यसभा सांसद भी है। क्या उनको वेटिंग रूम में बिठा करके उनके विशेषाधिकार का आनंद नहीं किया ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने? अगर कोई स्पीकर या चेयरमैन राज्यसभा अगर
निष्पक्ष हो, तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का क्या हाल हो आप सोच सकते हैं। विशेषाधिकार के मामले में कैसे कर दिया उन्होंने, ये हिम्मत कहां से आती है। इस हिम्मत का सूत्र समझिए, इसका सोर्स समझिए क्या है। विपक्ष, राम प्रकाश जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। विपक्ष के बिना लोकतंत्र के कोई मायने नहीं होते। सीईसी का जो व्यवहार था वो विपक्ष के विरोधी के तौर पर था, एडवर्सरी के तौर पर था। ऐसे व्यक्ति अगर सीईसी के पद पर है तो आप ये सोच लीजिएगा कि वो किस दिशा में इसको लेकर के जाएंगे। आक्रामक भाषा जिस तरीके की इन्होंने की है वो राजीव कुमार वाले रास्ते पर है। राजीव कुमार का आपको याद होगा ना, खड़गे साहब को एक चिट्ठी लिखी थी, कितनी डिमीनिंग थी वो। अगर वो तो खड़गे साहब थे, अगर कोई और होता तो उनको लेने के देने पड़ जाते। वो तो बुजुर्ग आदमी है, चलो उनको माफ करना भी आता है, माफी मांगनी भी आती है, सारी चीजें। तो ये बेसिकली संवैधानिक पद पर बैठ करके जिस तरीके से चीजों को, पहले से आज की तारीख में संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता कहां खड़ी है आपको भी पता है इस बात का। तो उसको मजबूत करने की बजाय उसको फर्दर डिमिनिश करने का काम इस सारे को मानता हूं जो इन्होंने किया है। और जो इनकी जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है वो इनके मुंह पर आकर के लगेगी और इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बिहार के अंदर जो फिएस्को एक्सपेक्टेड है, आपको पता है वहां बाढ़ का बहुत जल्दी जबरदस्त माहौल होने वाला है। उसके बाद ये क्या मुंह दिखाएंगे, इसकी डेट एक्सटेंड करेंगे, 4 महीने बाद चुनाव है। तो क्या इस सारे प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे करोड़ों लोगों को। और अगर ये इतना करने में सक्षम थे तो मोदी जी ने इस प्रतिभा को अब तक छुपा के क्यों रखा। 2021 में जनगणना होनी थी, आज कहां पर है आप, जुलाई 2025 में। तो इन्हीं को लगवा देते, जनगणना तो हो जाती कम से कम। बिहार जैसे राज्य का अगर 1 महीने में वोटरिंग लिस्ट रिवाइज करा सकते हैं फिर तो ये कुछ भी करने में सक्षम है। आपको याद होगा इनसे दुर्दांत प्रतिभा तो केवल एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जो रियल टाइम में 66 करोड़ लोग गिन दिए थे कुंभ के अंदर। याद होगा ना आपको, रियल टाइम कि कुंभ में इतने लोग आ चुके हैं। और वो जब भगदड़ मची तो उनसे वो सैकड़ों आदमियों की गिनती नहीं हो पाई, उसको 30 बता करके वही क्लोज कर दिया। तो कहीं ज्ञानेश कुमार गुप्ता उसी रास्ते पे तो नहीं चल रहे। ये जो भी चीज आप करते हैं ना, एक होती है ऑप्टिक्स और एक होती है उसकी प्रैक्टिकलिटी। इस मामले में ऑप्टिक्स भी खराब है और प्रैक्टिकलिटी जीरो है। बिहार जैसी स्टेट के अंदर इस तरह का मिसएडवेंचर पूरे लोकतंत्र की मर्यादा, पूरे लोकतंत्र की गरिमा और लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा प्रहार साबित होने वाला है। ये आप केवल 1 महीने रुक जाइए, जब आपको वोटर लिस्टों में से बहुत बड़ी संख्या में जब नाम कटेंगे तब आप कहेंगे कि आपने ठीक बताया था। तो ये सर सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की गरिमा पे बहुत बड़ा प्रहार। अगर लोकतंत्र है और ये सारे लोग लोकतंत्र मान रहे हैं तब तो गरिमा पर प्रहार होगा। और अगर लोकतंत्र मान रहे होते तो ये चीजें क्यों होती है कि एक सांसद का विशेषाधिकार हनन किया जाता है, उसको बैठा दिया जाता है, 2-2 घंटे वेटिंग रूम में बैठाया जाता है। आप बैठ करके ये तय करते हैं कि कौन मिलने आएगा आपसे, किस पार्टी के कौन कौन से नेता आपसे मिलने आएंगे, ये कब से सीईसी तय करने लगा। सीईसी ये कब से तय करने लगा कि कोई डेलीगेशन, कोई कमेटी बनाई गई उससे मिलने के लिए, तो उसमें कौन कौन से लोग होंगे। सीईसी कब से ये तय करने लगा कि जो है वो बजाय रिप्लाई करने के, आपने चूंकि कवर किया है चुनाव आयोग, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि क्या जिस तरीके से विपक्ष ने उनको मिलने का समय मांगा उसके बाद वो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए थी और क्या हुई, उन दोनों में जो अंतर है जरा दर्शकों को वो समझा दीजिए। और साथ में ये कि जिस तरीके से अभी ज्ञानेश कुमार साहब लड़ रहे हैं विपक्ष के साथ, क्या उसके बाद भाजपा को भी विपक्ष से लड़ने की मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत रह गई है? नहीं, उसकी टोन और टेंडर तो फिक्स कर रहे हैं ना, टोन विपक्ष की फिक्स कर रहे हैं। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त मैंने तमाम देखे हैं, कुरैशी साहब से लेकर के जितने भी हमारे समय में जो लोग थे। आप एक बार केवल एक उनको मैसेज डालिए और आपको चंद घंटों के अंदर रिस्पॉन्स आ जाता था कि भाई आप इस समय आ सकते हैं। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, और उसके हिसाब, क्योंकि चुनाव आयोग का काम है लोगों की शंकाओं को दूर करना। और आपको 2024 के चुनाव में आपको याद होगा पूरा विपक्ष की 18 पार्टियां समय मांगती रहेगी, राजीव कुमार के पास समय नहीं था चुनाव से पहले, और उसके बावजूद भी वो चुनाव कराकर और अभी स्वास्थ्य लाभ कर देगी। मेरा सवाल ये नहीं है, मैं राम प्रकाश जी कुछ और बताने आया हूं आपको। ये आपको ध्यान होगा मुख्य चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन और चुनाव आयुक्तों के सिलेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया था कि प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 3 लोगों का पैनल होगा। यही फैसला था ना। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों सीजीआई को बाहर किया गया था, या अब भी इस देश को कोई शंका है। सीजीआई को इसीलिए बाहर किया गया था कि कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई सेम पेज पर आ जाए और कोई ऐसा सीसीएल ईसी ना बन जाए जो कल को गले की फांस बन जाए, कोई अशोक लवासा टाइप कोई ना आ जाए। तो बेहतर यह है कि उसको फटाफट कानून बनाओ, और फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे उन्होंने सीजीआई को बाहर किया और लोकसभा में अपने बहुमत के दम पर लीडर ऑफ अपोजिशन
मंत्री और प्रधानमंत्री, जिसको चाहे उन दोनों का बहुमत है वो कर सकते हैं। तो ये उसके पीछे की मंशा ये थी, आपको ये देखना पड़ेगा। दूसरा, ज्ञानेश कुमार जो इस मामले में कर रहे हैं वो स्थापित परंपराओं के विरुद्ध है। जैसा मैंने कहा कि 2003-4 के बाद इसको रोक लगा दी गई थी कि आगे से इसकी जरूरत नहीं है, और वो किया भी किसने था? बीजेपी के ही प्रिय कृष्णमूर्ति साहब ने। तो वो कोई नासमझ नहीं थे। हो सकता है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट हो, लेकिन उनकी स्मार्टनेस के आगे ये नहीं है कि कृष्णमूर्ति टंडन और ये सारे गोपाला स्वामी वो अनाड़ी थे या उनको समझ नहीं थी। वो उनसे कहीं ज्यादा मेच्योर और सीनियर थे। तो ये बेसिकली मोर लॉयल देन द किंग, कि जो महाराष्ट्र में किया, जो हरियाणा में किया, जो चुनाव आयोग ने मिलकर के खेल किया, वो सारी जब टेक्नोलॉजी खत्म हो गई तो ये नई टेक्नोलॉजी ले आई। और ये भी बता दूं मैं आपको, बिहार के लाखों प्रवासियों को हर बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वोटिंग के लिए लेके जाती है, ये भी किसी छुपा हुआ नहीं। जिस भी स्टेट में हो, उस स्टेट के प्रवासी बिहारियों को किस तरीके से लेके जाते हैं वहां पे वोटिंग कराने के लिए। इस बार ये क्यों नहीं कर रहे और ये नई टेक्निक क्यों निकाली, ये तो या प्रधानमंत्री बता सकते हैं, या उनके चाणक्य बता सकते हैं, नड्डा साहब बता सकते हैं, या गणेश कुमार बता सकते हैं। सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि जब एक चीज 2004 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने रोक दी थी आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, वो ज्ञानेश जी को आकाशवाणी कहां से हुई अब, और वो भी चुनाव से 4 महीने पहले, वो भी बिहार जैसे राज्य में जो बाढ़ प्रोन है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ से पीड़ित होगा। वो लोग कहां से कागजात लेकर के आएंगे? तो व्यवहारिकता एक पक्ष है। दूसरा, इन्होंने जो बेसिकली किया है, जो विवादास्पद जिस तरह की बातचीत विपक्ष के साथ डिमीन करने की, कि सीसी इस देश के लोक सेवक है, वो अपोजिशन के बॉस नहीं। प्रधानमंत्री भी अपोजिशन का बॉस नहीं, लेकिन उनकी जो भाषा थी वो बॉस वाली है कि नया चुनाव आयोग है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट यू हैव डन? हु आर यू? लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कथित तौर पर। तो उसके अलावा ये सारे के सारी जो ये नया वो जो बनाया है जिस कम टाइमिंग में, ये पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी, जिस नहीं तो इंक्लूसिविटी के लिए सर जिस इंक्लूसिविटी के लिए आप जाने जाते थे, जनता आप ये कैसे चुनाव समझे कि किसके इशारे पर ये पूरा खेल चल रहा है? कौन है ऐसे सारे, कौन किसके इशारे पर ये खेल हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या मकसद है इस खेल का? जनता इस चीज को कैसे समझे? इस जनता को तो खुद ही समझना पड़ेगा इस बात को, कि जब अभी समझ में नहीं आएगा, जब इसका ये फाइनल हो जाएगा, जब इसमें लाखों लोग रह जाएंगे, वोटिंग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे सफाई के नाम पर, तब दहाड़े मार के रोएंगे। और आपको पता ही आज की तारीख में जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है उनकी स्थिति क्या है, कोई भी चू नहीं करेगा और वो लोगों का वोट का अधिकार चला जाएगा। घूमते रहिए फिर वोटर आप लिस्ट की समीक्षा करा पाने का अधिकार तो है ना चुनाव आयोग के पास? चुनाव आयोग के पास अधिकार है, मैंने तो मना नहीं किया। मैं कह कानूनी अधिकार एक चीज है, संविधान प्रदत्त अधिकार एक चीज है अधिकार, कोई समस्या नहीं है उसमें। उसकी व्यवहारिकता तो होती है ना। मैं जो सवाल उठा रहा हूं उसकी व्यवहारिकता की, कि चुनाव से एन 4 महीने पहले किस तरीके से आप पूरा इतना सघन अभियान चला सकते हो बिहार जैसे राज्य में, और 1 महीने में उसको पूरा कर सकते हो। आपसे 3 महीने में भी नहीं होगा, ये 4 में भी नहीं होगा, ये लिख के रख लीजिए आप। क्योंकि बिहार की जो मौसम की परिस्थितियां हैं, बाढ़ की परिस्थितियां हैं, प्रवासी मजदूरों की जो परिस्थितियां हैं, बिहार एक अलग तरीके का राज्य है। वहां के करोड़ों लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उनका वोट का अधिकार छिन जाएगा। और उसके पीछे मंशा क्या है, इनके इंटरव्यू देखिए आप एक दो, उसमें ये कहते हैं कि आपका वोट वहां होना चाहिए जहां पर आप काम करते हैं। आप थोड़ी बताएंगे इस बात को, मेरी मर्जी है, मैं जन्म के स्थान वाली जगह पे वोट डालूं या मैं जहां रहता हूं मेरा एक वोट है कानूनी तौर पर, मैं उसका कहीं भी प्रयोग करूं, आपको इस बात से क्या लेना देना है? तो इस सेंटेंस का ही कहने का मतलब यह है कि बिहार की वोटर लिस्ट को कट्टुसाइज किया जाना है। और ये इंटरव्यू उन्होंने बाकायदा अखबारों को दिया है ऑफिशियली। तो ये किसकी मंशा हो सकती है? राजीव ज्ञानेश कुमार को तो चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव तो किसी और को लड़ना है, चुनाव की जीत किसी और की सुनिश्चित की जानी है। तो जनता अपने आप समझ लेगी ना, मुझे आपको समझने की, हम तो सवाल उठा रहे हैं, व्यवहारिक सवाल, कि आपको कानूनी अधिकार है, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसकी व्यवहारिकता, उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसकी प्रैक्टिकलिटी, आप जो न्याय करने जा रहे हैं वो करते दिखिए भी, आप बायस्ड मत दिखिए। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री अगर 8 बजे टीवी की स्क्रीन पर आकर के और 12 बजे नोटबंदी लागू कर सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री अगर जब चाहे ऐलान करके देश में लॉकडाउन करा करके पूरे देश को ठप कर सकते हैं, तो क्या एक सीईसी जो है वो 1 महीने में एक प्रदेश के चुनावी सूची के नामों की समीक्षा नहीं करवा सकता है? इतना कैपेबल नहीं है आज हमारा सिस्टम? नहीं, हमारा सिस्टम तो बहुत, हम तो विश्वगुरु हो चुके हैं। हमारा तो पूरी दुनिया में डंका दुनिया देख रही है बसते हुए। समस्या वो नहीं है, लोकतंत्र एक गंभीर चीज है
और ये अर्जित अधिकार है, वोट का अधिकार हमारा, ये किसी की खैरात नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, इसमें बेसिकली इसको इस स्टेज पर आकर छेड़ना, ये आफत को मोल लेना है। बात कानूनी वैधता का नहीं, अधिकार है आपका, इसमें जो व्यवहारिकता है वो डाउटफुल है, इसकी ऑप्टिक्स वो डाउटफुल है, और सबसे बड़ी बात, सबूत लाने का अधिकार, सबूत लाने का दायित्व वोटर पर छोड़ दिया गया है। वो वोटर जो कहीं मजदूरी करके रोटी खा रहा है, वो आजीविका कहीं और कमा रहा है सैकड़ों किलोमीटर दूर, वो कैसे करेगा? एक महीने के अंदर वो काम छोड़ करके आएगा। बिहार सारा बाढ़ पीड़ित है, सबके पास उतनी डिजिटल सेवाएं भी नहीं। तो खुद की योग्यता साबित मैं कैसे करूं कि मैं वोटर लिस्ट में 2003 के बाद की सारी कवायद है कि 2003 के बाद जो भी वोटर सूची में है वो सारा प्रूव करे। ऐसे करोड़ों लोग हैं, उनको कैसे? चुनाव आयोग का काम इंक्लूसिविटी का है, शामिल करने का है, बाहर करने का नहीं। लेकिन इस चीज के पीछे मंशा आपकी वही बिहार, जो असम की जो एनआरसी थी उसकी है। वहां जब 20 लाख नाम मिले और 14 लाख हिंदू मिले तो तत्काल प्रभाव से वो कर दिया। अगर 20 लाख में से 18 लाख मुस्लिम होते, 2 लाख हिंदुओं को छोड़ भी देते। सोचिए, मंशा सोचिए ना, कि बाहर करने की है या शिरकत करने की। और अल्टीमेटली ये सवाल कैजुअल नहीं है, ये सवाल आपकी राजनीति का नहीं है, सवाल संविधान प्रदत्त अधिकार का है, जो आपने अर्जित किया है बाय वर्च्यू ऑफ योर बर्थ इन इंडिया, नॉट समवेयर एल्स। और इसमें होगा क्या? बड़े पैमाने पर जो नाम कटेंगे वह प्रवासी मजदूरों के कटेंगे, दलितों के कटेंगे, आदिवासियों के कटेंगे, बुजुर्गों के कटेंगे, महिलाओं के कटेंगे। और फिर मोदी जी क्या कहेंगे कि मैं तो पूरे देश का जो भी वो नया भारत बनाने के लिए निकले हुए। तो बेसिकली दूसरी चीज इसके पीछे मंशा, आज से पहले 2003 से पहले ये एक्सरसाइज कब कब होती थी? डिलिमिटेशन के समय होती थी, डिजिटलाइजेशन के समय भी हुई। लेकिन कैसे होती थी राम प्रकाश जी, वो महत्वपूर्ण है जानना। सबसे पहला काम, विपक्ष को विश्वास मिलेगा, क्योंकि समय प्रॉपर होना चाहिए। विपक्ष को विश्वास में लीजिए, जनता को विश्वास में लीजिए। कानूनी अधिकार आपका है, लेकिन ये चीजें हैं, पूरी सूचना दीजिए लोगों को। इस मामले में क्या हुआ? आपने किसी से कोई चर्चा की क्या? केवल एक आपको कहीं से संकेत मिला और आपने आदेश निकाल दिया। आपने किसी विपक्षी नेता से बात की क्या? ऑल पार्टी मीटिंग इतनी बड़ी एक्सरसाइज से पहले नहीं होनी चाहिए? दिल्ली में नहीं, बिहार में, पटना में कर लेते, वो भी नहीं की। क्यों? आपकी मंशा डाउटफुल है। उसके अलावा जब भी हुआ, हर बार ये जो रिवीजन है राजनीतिक आम सहमति से हुआ, और चुनाव से सालों पहले हुआ। चुनाव से 1 महीने पहले कभी नहीं हुआ। पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए 2003 से पहले। तो ये सारी की सारी मंशा, सवाल कानूनी का उसका नहीं है, सवाल नैतिकता का है और जन विश्वास का है। लोकतंत्र में जन विश्वास आपकी एक्सरसाइज के प्रति सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक काम करो चाहे ना करो, लेकिन वो दिखना चाहिए कि मेरी मंशा ठीक है। लेकिन इस पूरे मामले में ईसीआई की जो अप्रोच है, ना केवल बदनीयती है, संदिग्ध है। कि एकाएक उनको ये आइडिया कहां से आया गणेश कुमार गुप्ता को कि दिस इज राइट टाइम इन अ स्टेट लाइक बिहार के इंटेंसिव समरी रिविजन हम करा लेते हैं। उसको उन्होंने, किसी ने ये नहीं बताया कि ये कितना अव्यवहारिक चीज है, इसकी टाइमिंग कितनी गलत है, इसके पॉलिटिकल फॉलआउट क्या होंगे। चुनाव आयोग के जो मैंडेट है कि हर व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति तक की वोट सुनिश्चित करना, ये उसके खिलाफ जाएगा। अगर आप सोचिए चंद हजार लोगों के भी वोट के अधिकार कट गए गलत तौर पर, उसकी जिम्मेदारी ले लेंगे क्या वो? अच्छी बात है, आपकी मतदाता सूची साफ सुथरी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये कवायद कब शुरू करनी चाहिए थी? ये कवायद आप आज शुरू करिए गुजरात के लिए, जहां 2-3 साल, अभी 2 साल चुनाव में है, करिए वहां पर, को स्टॉप से जनता को विश्वास में लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज को सेम पेज पे लीजिए और कीजिए, अगर आपको इतना ही शौक है तो। अदरवाइज 2003 में फैसला हो चुका है कि इसकी अब जरूरत नहीं है। डिजिटलाइजेशन है, एपिक है, सारी चीजें। जब लोगों के पास हर चीज में किस चीज का चाहिए? नंबर 1 अधिकार, अपना आधार कार्ड। नंबर 2 आपका राशन कार्ड। नंबर 3 आपका अपना क्या नाम है इसका, जो ये मनरेगा का कार्ड। इन तीनों को ही नहीं मान रहे, आप बताइए। वोटर आई कार्ड को भी नहीं मान रहा चुनाव आयोग। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? इसका जवाब दे दे गणेश कुमार गुप्ता। तो बेसिकली जो काम राजीव कुमार करके गए हैं, उनको भला कहलवाने की जल्दी में है। वो तो जिस तरीके की एरोगेंटली घटिया किस्म की शायरी करते थे, ये तो इतना विवाद होने के बाद आज तक इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। सूत्रों के मुताबिक इनके तो सूत्र चल रहे हैं अभी तक। तो जो मोदी जी की परंपरा है शासन चलाने की, वैसे इनकी परंपरा सूत्रों के तहत चुनाव आयोग चलाने की है। तो चुनाव आयोग कोई छुप के काम नहीं करता। कांग्रेस तो कह रही है कि अपना दफ्तर इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खोल लेना चाहिए। काहे के लिए देश और जनता के गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से इतना बड़ा जो है वो ऑफिस बनवाए हुए चुनाव आयोग। नहीं, इनको बेसिकली क्या है कि वो देखिए, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, उसके मैं और आप उसमें नहीं जा सकते, वो उनकी अपनी पॉलिटिकल डायलॉग बाजी है।
लेकिन एक बात तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता को समझनी चाहिए थी कि उनके स्वतंत्र नेतृत्व में पहली बार एक स्टेट का चुनाव हो रहा है। पहले तो राजीव कुमार की सारी बुराइयां थी, अच्छाइयां थी, जो भी थी वो अपने लेके चले गए, लेकिन ये नहीं कि वो बच जाएंगे उन सारी जिम्मेवारियों से, कभी ना कभी तो उनको भी अकाउंटेबिलिटी होल्ड होगी। सवाल राम प्रकाश जी ये नहीं है, सवाल ये कि आज के दौर में भारत जिस स्थिति में खड़ा है, राजनीतिक ध्रुवीकरण अपने चरम पर है। संवैधानिक संस्थाओं की जो आज की तारीख में जनविश्वास है, खासतौर पर चुनाव आयोग, वो इसके लोएस्ट पर है। उस परिस्थितियों में क्या ज्ञानेश कुमार इस जो बचा खुचा जो भी जनविश्वास है उसको भी खोने के लिए ये सब करना चाह रहे हैं? सवाल ये भी आएगा ना कि जो अर्जित विश्वास था चुनाव आयोग के प्रति देश का पिछले 78-79 सालों में, क्या उसको एक ही बिहार से उसको नष्ट कर देंगे इतनी जल्दी में ही? या पूरे लोकतंत्र की जो स्थापित परंपराएं हैं उनको नष्ट कर देंगे? किस चीज की जल्दबाजी में हम? बेसिकली स्वच्छ मतदाता सूची चाहिए, लेकिन उसके लिए व्यवहारिक अप्रोच भी चाहिए। आज की तारीख में मुख्य चुनाव आयुक्त का सबसे जरूरी काम क्या है कि वोट के अधिकार का संरक्षण ना करे, उसका सम्मान भी करे। लेकिन दुर्भाग्य से जिस रास्ते पर चल पड़े हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, वो पूरे के पूरे चुनाव कराने की जो परंपरा हमारे लोकतंत्र में है, उसी की वैलिडिटी पे, उसी की व्यवहारिक अप्रोच को कहीं ना कहीं नष्ट करने के लिए चल पड़ी है, केवल एक आदमी की कुर्सी बचाए रखने के लिए, एक आदमी की सत्ता बचाए रखने के लिए। और वो कौन है? वो जो आपका नियोक्ता है, जिसने आपको नियुक्त किया है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद जिसने सीजीआई को पैनल से बाहर किया है, ये पूरा देश देख रहा है। तो इतनी जल्दी क्या है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को चंद महीनों में ही नष्ट कर देना चाहते हैं ज्ञानेश कुमार जी। राजीव कुमार से आगे तो वो चले पड़े, इस तरह का ड्रास्टिक फैसला तो उन्होंने भी नहीं किया कभी। कारण क्या है, परिस्थितियां क्या है? इसका मतलब तो बड़ा साफ है कि जो बिहार से इंटरनल रिपोर्ट कहीं ना कहीं आई है सत्ता को, उसके बाद ये सारा मैच कराने की कोशिश की जा रही है कि पूरे की पूरी चुनाव प्रक्रिया को विवादास्पद कर दीजिए, संदिग्ध कर दीजिए, और उसके बाद आनंद लीजिए जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं। महाराष्ट्र में एक गांव के लोगों ने प्रयोग के तौर पर अपनी वोटिंग कराने की कोशिश की, क्यों नहीं होने दी वोटिंग वहां पर? क्या दिक्कत थी? क्या वो कानून हाथ में ले रहे थे? कितनी सीआरपी भेज दी थी, पैरामिलिट्री वहां क्यों भेजी थी? कोई सोचिएगा कभी राम प्रकाश जी, किस रास्ते पर ये इस देश की जो चुनाव की जो अर्जित व्यवस्था थी उसको कैसे नष्ट करने को तुले हुए हैं? और ज्ञानेश कुमार को इतनी जल्दी क्यों है कि वो इसका हिस्सा बढ़ करके विपक्ष को लाल आंखें दिखा रहे हैं? ये समझना पड़ेगा, इसके पीछे की मंशा समझनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल, ये बहुत अहम है। मंशा पे सवाल लगातार उठ रहे हैं, खास करके बिहार जैसे राज्यों के लिए। बिहार में शायद अगर वो पढ़ाई लिखाई की डिग्री से काम चल जाता तो बहुत सारे लोग वहां पे अपनी डिग्री दिखा सकते थे, क्योंकि 63% से ज्यादा आबादी बिहार की पढ़ी लिखी है, शिक्षित आबादी है, तो वो डिग्री तो दिखा सकते थे। लेकिन जो कागजात मांगे जा रहे हैं वो दिखाना उनके लिए उससे कहीं ज्यादा कठिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय को चुना गया जिसका जिक्र अभी सर आप कर रहे थे कि भाई बिहार में बाढ़ का वो रहेगा, बारिश की वो रहेगी, ऐसे समय पर इसको चुना गया। जी राम प्रकाश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी की बैकग्राउंड का मैंने जिक्र किया, वो भी क्लेम करते हैं कि मैं गरीब परिवार से, उनकी डिग्री भी आज तक मिली नहीं है 11 साल के अंदर। वो सारे गरीबों की परिस्थितियां समझते हैं। जब प्रधानमंत्री गरीब परिवार से हैं तो उनको बिहार के गरीबों की ये मुसीबत नहीं दिख रही है क्या कि वो कहां से क्या लेकर के आएंगे इस बाढ़ के दौर के अंदर? क्या है, गरीब के पास एक ही सम्मान का अधिकार है, गरीब के वोट का अधिकार है, उसको सरेआम उस पर डाका डाला जा रहा है। और उसके पीछे प्रधानमंत्री आंख बंद करके बैठे हैं। फिर सूत्रधार कौन है उस वोट के अधिकार को छीनने का? क्या मोदी जी को इसका जवाब नहीं दे देना चाहिए बिहार की जनता को? वो किस मुंह को लेकर के वहां पर वोट मांगने जाएंगे मोदी जी? उन गरीबों के ही तो वोट कटेंगे, मेरा और आपका तो वोट नहीं कर सकता। हम तो अपना कुछ न कुछ ले आएंगे। वेयर विल प्रधान दोज पीपल गो? दैट इज द क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की गरीबी भी उतनी ही विवादास्पद और संदेहास्पद है जितनी प्रधानमंत्री के फैसले आज की तारीख में होते हैं। प्रधानमंत्री जिस गरीबी के साथ इनकी फोटोग्राफ्स पहले की आती हैं, इनके शुरुआती दौर की, उस तरीके की गरीबी की बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं। जब प्रधानमंत्री बहुत ही अल्प आयु में सूट बूट में फोटो खिंचवाते हैं, उस तरीके की फोटो शायद बहुत सारे लोगों को या इस देश में बड़ी आबादी को बड़े होने के बावजूद भी वैसा अवसर नहीं मिल पाता है। तो वो उनकी गरीबी भी उतनी ही विवादास्पद रही है सर जितना उनके आज के फैसले हो रहे हैं। बहरहाल देखना यह है कि बिहार की क्या स्थिति रहती है, बिहार के वोटर्स के साथ क्या खेल होता है और बिहार के पूरे चुनाव के साथ क्या खेल होता है। उसको हाईजैक किया जाता है या फिर वोटर लिस्ट साफ सुथरी करके एक
स्वस्थ लोकतंत्र के हिसाब से एक साफ सुथरा चुनाव करा के और एक सरकार वास्तव में चुनी जाती है? ये एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है ज्ञानेश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।